प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा 12वीं अध्याय नंबर 5, जिसमें हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, विभिन्न कालों में या विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार पाई जाती थी। यानी कि भारतीय समाज में जो विभिन्न युग आए उनमें स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी। तो हम चर्चा करेंगे विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। भारत में विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति अलग अलग रही है, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले वैदिक काल या वैदिक युग जिसको हम कहेंगे। वैदिक युग आज से 4500 वर्ष पहले, इस काल में या इस वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि वैदिक काल में स्त्रियों को हर कार्य में उसका महत्व पाया जाता था। इसीलिए वैदिक काल भारतीय समाज का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो स्त्रियों की स्थिति इस काल में बहुत अच्छी थी, इसलिए भारत के इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। नंबर 2, इस काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। अर्थात लड़कियों की उच्च शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था। पुरुषों के समान ही शिक्षा ग्रहण करने का अवसर भी स्त्रियों को दिया जाता था या लड़कियों को दिया जाता था। नंबर 3, इस युग में स्त्रियों को परिवार और समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। परिवार में भी स्त्री की अच्छी स्थिति थी और समाज में भी बहुत अच्छी स्थिति पाई जाती थी स्त्रियों की। इसीलिए स्त्री को परिवार और समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। वैदिक काल में स्त्रियों के धार्मिक और सामाजिक कार्य पूरा करने के लिए बहुत जरूरी थी। यानी कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान है तो वो स्त्री के बिना या पत्नी के बिना पूरा नहीं किया जाता था। इसीलिए वैदिक काल में स्त्रियों को धार्मिक सामाजिक कार्य पूरा करने के लिए बहुत जरूरी माना जाता था। अर्थात पत्नी के बिना किसी भी धार्मिक कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता था। इसीलिए स्त्री को देवी के समान पूजा जाता था। इस काल में यानी कि वैदिक काल में जब विवाह करने योग्य लड़की हो जाती थी तो उसकी सहमति ली जाती थी। उस विवाह की सहमति स्त्रियों से ली जाती थी। उसकी इच्छा के बिना लड़की का विवाह नहीं किया जाता था। इसीलिए इस काल में विवाह के समय स्त्रियों की इच्छा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। उसके बाद इस काल में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी और कोई बाल विवाह नहीं थे। यानी बाल विवाह इनकी अल्प आयु में किया हुआ विवाह या छोटी आयु में किया हुआ विवाह। अर्थात वैदिक काल में अल्प आयु में विवाह नहीं होते थे। बाल विवाह जैसी कोई प्रथा नहीं पाई जाती थी। पर्दा प्रथा भी नहीं पाई जाती थी। और वैदिक काल में स्त्रियों को यज्ञ करने का भी अधिकार प्राप्त था। क्योंकि मैंने अभी बताया कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान स्त्री के बिना पूरा नहीं होता था, या ये कह लीजिए पत्नी के बिना पूरा नहीं होता था। इस प्रकार स्त्रियों को यज्ञ करने का भी अधिकार प्राप्त था। वैदिक काल में स्त्री का अपमान करना पाप समझा जाता था और उसकी सुरक्षा करना वीरता का काम समझा जाता था। कहने का अभिप्राय है कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान थी। उन्हें सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, चाहे वो संपत्ति संबंधी अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा संबंधी अधिकार हो, चाहे कोई धार्मिक आयोजन हो, तो सभी कार्यों में स्त्रियों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसलिए कहने का अभिप्राय है कि वैदिक काल में भारतीय समाज का इसीलिए ही स्वर्ण काल कहा जाता है, इसीलिए ही स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हम करेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, जो स्थिति वैदिक काल में पाई जाती थी स्त्रियों की बहुत अच्छी स्थिति पाई जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होने के पश्चात उनकी जो सामाजिक और स्थिति थी या धार्मिक स्थिति थी वो कुछ निम्न होती चली गई। जैसे 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक इस काल को माना जाता है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आनी प्रारंभ हो गई। अर्थात उनकी जो सामाजिक स्थिति थी या आर्थिक स्थिति थी या शिक्षा संबंधी स्थिति थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। इस युग में स्त्रियों की स्वतंत्रता पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए।
यहाँ पर क्या था, स्त्रियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था वैदिक काल में, लेकिन वैदिक काल में जो स्वतंत्रता स्त्रियों को दी गई थी उस पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाना प्रारंभ कर दिया। उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात उन्हें शिक्षा देने का जो कार्य वैदिक काल में किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शिक्षा से स्त्रियों को वंचित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उनका अल्प आयु में, छोटी आयु में ही विवाह कर दिया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान नहीं हो पाता था। इसके पश्चात जैसे वैदिक काल में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान था तो उसमें स्त्री का होना अति आवश्यक माना जाता था। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान स्त्री की अनुपस्थिति में पूरा नहीं माना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों में या धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, अर्थात उसको रोक लगा दी और धार्मिक अनुष्ठान किया जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में बहुपत्नी प्रथा प्रारंभ हो गई और विधवा का पुनर्विवाह जो होता था वैदिक काल में, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि जो जिस भी स्त्री का पति मर जाता था उसका दोबारा से विवाह हो जाता था वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया और बहुपत्नी प्रथा को प्रारंभ कर दिया। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में पति की आज्ञा मानना ही स्त्री का परम कर्तव्य माना जाता था, उसे अनिवार्य माना जाता था। स्त्रियों का काम सिर्फ क्या था कि वो घर पर रहकर घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करे और बाहर के सभी कार्य पुरुष करते थे। और इस युग में उच्च वर्ग के जो लोग होते थे वो निम्न वर्ग की लड़कियों के साथ भी विवाह करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया गया। और इस युग के आखिरी स्तर तक आते आते स्त्रियों के जो अधिकार, चाहे वो संपत्ति संबंधी अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा संबंधी अधिकार हो, वो सभी अधिकार जो वैदिक काल में स्त्रियों को मिले हुए थे उन सभी अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया, अर्थात वो अधिकार जो है वो काफ़ी कम कर दिए गए। कहने का अभिप्राय है उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल में जो अंतर है, वैदिक काल इसलिए स्वर्ण काल कहा जाता था क्योंकि स्त्रियों को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो अधिकार दिए गए थे वो उनसे छीन लिए गए और उनकी स्थिति जो है बद से बदतर होती चली गई। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे स्मृति काल। स्मृति काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, यानी कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हमने अभी किया, तो अब हम करेंगे स्मृति काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। स्मृति काल का दूसरा नाम था धर्मशास्त्र काल, इसे धर्मशास्त्र काल भी कहा जाता था। इस काल में स्त्रियों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। कहने का अभिप्राय इस काल में या इस काल को धर्मशास्त्र काल भी कहा जाता है या उसके नाम से भी पुकारा जाता है। इस काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो पहले से भी ज़्यादा निम्न स्तर पर आ गई, यानी कि निम्न स्तर पर बहुत ही ज़्यादा दयनीय और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो इस काल में जो विवाह की आयु थी वो भी घटा करके 10 से 12 वर्ष कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों को या लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। जैसे इस काल में स्त्रियों की विवाह की जो आयु थी और भी कम कर दी गई, अर्थात विवाह की जो आयु थी 10 से 12 वर्ष में लड़की का विवाह कर दिया जाता था, अर्थात रजोदर्शन से पहले या मासिक धर्म आने से पहले ही लड़की का विवाह कर दिया जाता था। तो इस काल में मनुस्मृति में दिए गए सिद्धांतों के अनुरूप ही समाज में व्यवहार किया जाता था, अर्थात अनेकों संहिताएं बनी, जैसे मनु संहिता, पराशर संहिता, इनके अनुरूप ही समाज में कार्य करना पड़ता था। और इस मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा गया है कि स्त्रियों पर कठोर प्रतिबंध होना चाहिए या स्त्रियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा था कि छोटी अवस्था में या बाल्यावस्था में जो है उसे पिता के संरक्षण में स्त्री को रखना चाहिए, युवावस्था में पति के संरक्षण में स्त्री को रखना चाहिए और वृद्धावस्था में स्त्री को पुत्रों के संरक्षण में रखना चाहिए। यानी कि बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में या उसकी निगरानी में उनको रखना चाहिए, अर्थात स्त्री को रखना चाहिए। इस प्रकार इनकी बद से बदतर स्थिति होती चली गई। इस काल में विधवा विवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। पहले यानी कि वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह किया जाता था, लेकिन
इस काल में यानी स्मृति काल में विधवा विवाह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस काल में स्त्रियों की शिक्षा और जो संपत्ति के अधिकार थे, स्त्रियों की शिक्षा और संपत्ति के जो अधिकार थे, उन अधिकारों से स्त्री को वंचित कर दिया गया, अर्थात वो अधिकार छीन लिए गए। और इसी काल में, स्मृति काल में, स्त्रियों का मुख्य धर्म जो माना जाता था वो था पति की सेवा करना और पति की आज्ञा का पालन करना। ये जो सारे अधिकार थे वो पति और पुत्रों को दे दिए गए थे। यानी कि इस काल में जो स्त्री को अधिकार दिए गए थे वो या तो पति को दे दिए गए या पुत्रों को दे दिए गए। कहने का अभिप्राय है कि इस काल में स्त्री को हीन दृष्टि से देखा जाता था। परिवार के किसी भी कार्य में उसकी सहभागिता नहीं थी, अर्थात उसकी कोई राय नहीं ली जाती थी। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे भारतीय समाज में मध्यकाल में या मुगल साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी, अर्थात भारतीय समाज में मध्यकाल में स्त्रियां किस प्रकार से रहती थी और उनकी क्या क्या निर्योग्यताएं थी, क्या क्या समस्याएं थी। तो मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति, मध्यकाल में जब मुगल साम्राज्य स्थापित यहाँ पर हो गया तो स्त्रियों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई, अर्थात पहले से भी निम्न होती चली गई। इस काल में जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति के या ब्राह्मण वर्ण के जो लोग थे, वो अपनी रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए, या धर्म की रक्षा करने के लिए स्त्रियों पर कठोर प्रतिबंध उन्होंने लगा दिए ताकि रक्त की शुद्धता, जैसे विवाह से हम आगे करेंगे, जैसे विवाह है, विवाह में क्या था कि जो स्त्रियों की विवाह की आयु थी उसको पहले स्मृति काल में क्या था, 10 से 12 वर्ष में लड़की का विवाह कर दिया जाता था। लेकिन मध्यकाल में क्या था, 8 से 9 वर्ष में ही लड़की का विवाह कर दिया जाता था, अर्थात रजोदर्शन से पहले या मासिक धर्म आने से पहले ही स्त्रियों का विवाह या लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। क्यों कर दिया जाता था? क्योंकि मुस्लिम धर्म के जो लोग थे, मुगल शासन जब यहाँ पर स्थापित था तो हिंदू लड़कियों को उठाकर ज़बरदस्ती उनके साथ विवाह कर लेते थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्राह्मण जाति के जो लोग थे उन्होंने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए और रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को अडॉप्ट किया, अर्थात कम आयु में विवाह करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात अल्प आयु में विवाह करना या छोटी आयु में विवाह करना प्रारंभ कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बाल विवाह जैसी प्रथा का जन्म हुआ। उसके बाद पर्दा प्रथा। मध्यकाल से पहले पर्दा प्रथा इतनी प्रचलित नहीं थी, लेकिन मध्यकाल में पर्दा प्रथा के जो कठोर नियम थे उनको लागू कर दिया गया। उसी प्रकार विधवा पुनर्विवाह, विधवा विवाह पर भी मध्यकाल में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, अर्थात यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती, किसी स्त्री का पति मर जाता था, वो विधवा हो जाती थी तो वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी, चाहे उसकी आयु 8 वर्ष हो, 9 वर्ष हो या 10 वर्ष हो, या कितनी ही छोटी आयु हो, लेकिन वो दोबारा से विवाह नहीं कर सकती थी। संपत्ति का अधिकार, पहले तो स्मृति काल में भी संपत्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन मध्यकाल में तो पूर्ण रूप से संपत्ति के जो अधिकार स्त्रियों को मिले हुए थे वो उनसे छीन लिए गए। इस काल में स्त्रियों की संपत्ति का अधिकार जो था वो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। कहने का अभिप्राय है कि मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही निम्न स्तर पर चली गई। पुरुष जो थे वो उसे पाँव की जूती के समान समझते थे। पाँव की जूती के समान का अभिप्राय क्या है कि पुरुष का जब मन किया वो अपनी स्त्री को बदल लेता था। जिस प्रकार हम पाँव के जूते बदल लेते हैं, इसी प्रकार वो स्त्रियों को बदलता था। उस काल में स्त्रियों का कोई महत्व नहीं था, इसलिए मध्यकाल में पुरुष जो है स्त्रियों को पाँव की जूती के समान समझते थे, अर्थात उनकी निम्न स्थिति थी। यदि कोई स्त्री कोई भी छोटा मोटा कोई या किसी छोटी गलती भी कर देती थी तो उसे अनेक प्रकार के शारीरिक दंड दिए जाते थे, अनेक यातनाएं दी जाती थी। उसे घर की 4 दीवारी के अंदर ही रखा जाता था, घर से बाहर वो नहीं जा सकती थी। तो कहने का अभिप्राय है जो मध्यकाल है वो स्त्रियों का काला युग माना जाता था, स्त्रियों के लिए काला युग माना जाता था। इसीलिए मध्यकाल को भारतीय समाज का कलंक कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपको ये दोनों टॉपिक पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।